अच्छा शुरू करते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे हमारी जो डेरिवेशन है उस तरह स्टार्ट होती है कि हम स्टार्ट करते हैं सिंपल थ्योरी से। लेट x1 x2 and xn be a random sample size from a pdf। फ्रॉम पीडीएफ। अब पीडीएफ में हम यहाँ पे इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब एफ भी लिख सकते हैं, मतलब पीडीएफ भी लिख देंगे, ये ना लिखे मसला नहीं है। उसका मीन हम लिख देंगे विद मीन वेरिएंस, क्योंकि पीडीएफ का मीन भी होता है, वेरिएंस भी होता है, और वेरिएंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमने एक बता दी कि पॉजिटिव वेरिएंसेस। फिर अच्छा उसके आतिफ एक बाद बात लेट। बताइए, आतिफ रिकॉर्ड हाँ कर रहे हो ये? हाँ रिकॉर्ड हो रही। बस चलो ठीक है, यूट्यूब पर डालोगे ना? हम्म। बस सही है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पूरी गिनने से पहले अब सवाल जो होगा ना, हमारा सवाल के अंदर हमें ना इसे ये गिवन होगा बाय करके जो लिखा हुआ है ना, ये एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा अंडर रूट एन करके ये लिखा हुआ होगा, और सवाल में लिखा हुआ प्रूफ यूजिंग द लिमिटिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो वो लिमिटिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेरिवेशन है ये। तो वाई यही होगा हमारे पास, अगर चेंज हो गया तो हम जो भी होगा वो लिखेंगे। तो उसमें जो भी डेरिवेशन आ जाए उसका स्टार्ट हमने इसी तरह करना है कि देख लेने के लिमिटिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की, और उसके बाद हम इस तरह की थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी सिंपल होती है कि x1 x2 xn be a random sample size from the pdf with mean mu and variance sigma and positive variance sigma square, let x bar be the sample mean and the random variable of y। अब y जो है ये सवाल में गिवन होगा हमें, वैल्यू जो पूरी है x बार माइनस म्यू करके। उसके बाद हमने बोलना है इफ डिस्ट्रीब्यूटेड एट नॉर्मल विद म्यू इज इक्वल टू 0 एंड वेरिएंस इज इक्वल टू 1, ये हमने खुद से लिया गया है 0 और 1। उसके बाद हमने ये y फॉलोज का साइन लगाया, नॉर्मल n और 0,1। फिर अब प्रूफ हम कर रहे हैं। प्रूफ के अंदर एमजीएफ टेक्निक यूज की जाती है। एमजीएफ टेक्निक के अंदर होता है कि m बाई टी हम इस तरह ही लिखते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेशन लगाते हैं e की पावर एक्स टी या टी एक्स पर। अब यहाँ पे x की जगह वही वैल्यू पुट करिए जो सवाल में हमें y की दी गई थी, तो बेसिकली यहाँ y भी लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो y की वैल्यू में सब्सटीट्यूट करी, उसके बाद ना ये मल्टीप्लाई हुआ और हमने सेपरेट कर लिया, मतलब एक एक्स बार वाली टर्म अलग हो गई और म्यू वाली टर्म अलग हो गई। अब टर्म अलग होने के बाद ना हमारा मेन टारगेट होता है कि हम एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करें। और एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर अगर कांस्टेंट जो है ना वो उस पर एक्सपेक्टेशन लगे, जैसे 1 की एक्सपेक्टेशन निकाले को भूल ही जाए तो हम 1 ही लिखते हैं, मतलब कांस्टेंट नंबर पे एक्सपेक्टेशन नहीं लगती। तो हम ये कांस्टेंट वाली चीज, म्यू कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, ये हमने बाहर निकाल लिया। अब जो एक्स बार है ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सैंपल मीन ही चेंज हो जाता है, वेरी करता है, तो ये कांस्टेंट नहीं अंदर लिख लिया। अब इस एक्स बार को हमने एक्सपेंड करा है। एक्स बार का मतलब होता ही है कि समीशन एक्स ओवर एन। तो समीशन एक्स का मतलब होता है कि बहुत सारे एक्स आ रहे हैं, तो हमने बहुत सारे एक्स लिख दिए। अब ये अंडर रूट एन ऊपर था, नीचे क्यों आ गया, क्योंकि ना अगर अंडर रूट एन ऊपर हो और डिवाइड में एन हो, क्योंकि समीशन एक्स के नीचे एन आएगा ना जब हम एक्स बार को खोलेंगे, तो वो कैंसिल होके ना अंडर रूट एन नीचे आ जाता है, तो सिंप्लीफिकेशन हुई पावर की यहाँ पे। उसके बाद हमने करना ये कि जितनी भी हमारी एक्सपेक्टेशन है उनको अलग अलग करके लिख देना है, मतलब x1 x2 xn कर दिया। और अब दूसरी बात है कि ये जो फॉर्म बनी है ना, ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की फॉर्म बनी है, तो हम इसको डायरेक्ट कर देंगे मूवमेंट, मतलब ये जो x1 है ये इधर आ जाएगा और ई की जगह m आ जाएगा, बाकी चीजें वैसी ही रहेंगी, तो ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एन टाइम्स हो गए। उसके बाद हमने बोलना है कि ये जो सारे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है सारे सेम है, हमें नजर भी आ रहे हैं कि सेम है, तो हम बोलेंगे कि ये इन सब की पावर एन हो जाएगी, क्योंकि आई आई डी रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमने पावर एन कर दी। पावर एन करने के बाद हमने एक लॉ लगाया है। लॉ ये कहता है कि अगर ई की पावर थीटा हो जाए तो वो इसके बराबर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा ई बन रहा था और इसकी पावर में ये आ रहा था, तो हमने इसको थीटा कह दिया और इसको एक्सपेंड करा है सिंपल। एक्सपेंड हमने उसी लॉ के तहत करा कि 1 पहले लिखा, उसके बाद ये जो हमने थीटा लेट करा था यहाँ पे, बल्कि हमारी उधर से ही चलता आ रहा था, ई की पावर पे जो था वही चीज लिखी है। तो आगे हमने वैल्यू नहीं लिखी, डॉट डॉट करके लिख दिया, क्योंकि हाइयर पावर को हम इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद हमने ना लॉग अप्लाई करा है दोनों साइड पे, मतलब इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो लॉग अप्लाई करने के बाद लॉग से क्या होता है, ई कैंसिल हो जाता है, तो ये पावर खाली आ रहेगा और इसकी पावर जो है वो बेस में आ गई, एन इधर आ गया और एल एन ई। अब यहाँ पे एक और लॉ लगाया हमने। लॉ ये कहता है कि अगर एल एन लग जाए ना और ब्रैकेट में 1 + y आ जाए तो हम इसको इस तरह खोलते हैं, तो ये लॉ तुम्हें याद होना चाहिए, एक तरीके प्रूफ है ये।
तो ये याद है तुम्हें। उसके बाद हमने, तुम देखो, ये जो चीज है ना ये वाली, ये हमारी y हो गई, बाकी चीजों को हमने इग्नोर कर दिया, जैसे पहली टर्म को याद रखना है। अब इसी के मुताबिक हमने इसको एक्सपेंड करा, 3 तक करा, ज्यादा आगे नहीं करा। फिर जब ये मल्टीप्लाई हुआ n, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का, एक प्लस माइनस कैंसिल हो गया और बाकी चीजें वैसी रही। उसके बाद ना यहाँ पे मजीद एक स्टेप और, तो सिंप्लीफिकेशन का वो स्टेप मैंने हटा दिए, मैं डायरेक्ट ले आया हूँ। अब ये डायरेक्ट तुम्हें ये याद रखना है कि ना हमारा आंसर आएगा t²/2, क्योंकि आंसर तो हमें हमेशा सही लाना होता है। तो t²/2 हमने लिखा, यहाँ पे सिग्मा लिख दिया, और ये जो फॉर्म लिखी है ना μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर, ये वेरिएंस का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये वाला वेरिएंस और ये वाला वेरिएंस एक दूसरे को कैंसिल करा, फिर t²/2 आ गया। ये वाली आखिरी वाली टर्म वैसी आ गई हमारी। और बेसिकली ये जो चीज आई है ना, ये इस तरह है कि आगे एक और टर्म हमारी होगी जो कि नहीं लिखी मैंने, तो वो इग्नोर कर दी मैंने डॉट डॉट करके। आगे चल के हमने क्या करा, लिमिट अप्लाई करी, जिससे ये वाली टर्म हमारी 0 हो गई, क्योंकि हमारा आंसर t/2 है, तो डेरिवेशन यहाँ पे हमारी एंड हो गई। तो सिंपल डेरिवेशन है। इसके बाद हम, इसमें कोई चीज नहीं है तो पूछ लो। नहीं ठीक है, सही है, रिकॉर्ड हो गया, समझ आ गया। नहीं आएगी तो देख लेंगे पीछे से दोबारा। हाँ, तो ये सिंपल डेरिवेशन है। इसके बाद आगे अगली डेरिवेशन आती है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की। तो असल में बात है कि ये जो डेरिवेशन दोनों है ना, ये दोनों क्लास वर्क वाली है, क्लास में करवाई गई है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सही। तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की बात करूं, तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी जो है वो ये इसकी स्टार्ट इस तरह की, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x1 x2 xn, मतलब उसी तरह की कहानी है कि बहुत सारे हमारे रैंडम वेरिएबल हैं और वो कन्वर्ज हो रहे हैं प्रोबेबिलिटी में। तो ये जो नीचे फॉर्मूला तुम्हें नजर आ रहा है ना, ये शेबिशेव इनइक्वालिटी का फॉर्मूला है, लेकिन उसमें 1/k² होता है, तो हमने 1/k² हटा दिया है, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे जब जाता है ना, तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है, इसलिए 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर एक लॉ है, ये लॉ में होता है कि लेट x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल साइज फ्रॉम अ पीडीएफ विद मीन म्यू एंड वेरिएंस। ये वही वाली ऊपर वाली डेरिवेशन की तरह की वर्डिंग है, सिमिलर। लेकिन आगे चल के यहाँ पे तुमने बोला वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर इफ डिस्क्राइब फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ सैंपल मीन कैन बी रिटर्न इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो अब जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, इस इक्वेशन के दो तरीके हैं, मतलब वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर दोनों तरीके से प्रूव हो रहा है। एक तो ये हो रहा है, ये वाली जो कंडीशन बनी हुई है, और ये वाली, ये जो दोनों कंडीशन है शेबिशेव इनइक्वालिटी वाली है। लेकिन फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज ये आ रहा है कि एक जगह हम 0 लिख रहे हैं, एक जगह 1 लिख रहे हैं। और ये साइन को देखना है, अगर साइन ये वाला है तो 0 आएगा, और साइन ये वाला है तो 1 आएगा। उसके बाद ये हम कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रूफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वो ऊपर की जो बातें थी ना सारी, ये सब थ्योरी थी, अपने से भी तुम लिख सकते हो। जिस तरह हमारी कहानी चलती है x1 x2 xn सैंपल मीन, वो वाली वही चीजें। लेकिन यहाँ से जहाँ से प्रूफ शुरू हो रहा है, शेबिशेव इनइक्वालिटी की हेडिंग डालेंगे कि हम उसके जरिए करें। अब ये जो फॉर्मूला नजर आ रहा है ना, ये शेबिशेव इनइक्वालिटी का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला याद करना होगा, ये इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं पेपर में, तो उसके लिहाज से भी हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला लिखा शेबिशेव इनइक्वालिटी का। उसके बाद हमने बताया कि लेट x इजिकल टू एक्स बार म्यू इजिकल टू ई एक्स। और हमने यहाँ पे CLT का कॉन्सेप्ट यूज करा है। CLT का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि x फॉलोज नॉर्मल विद म्यू एंड वेरिएंस। तो हमने क्या करा, सब्सटीट्यूट करा है, जैसे ये हमारा वेरिएंस था ना ये, तो सब्सटीट्यूट करा उसके अंदर। तो जो बेसिकली अब तुम ये सोच रहे हो कि यार यहाँ मतलब n था, लेकिन यहाँ √n कैसे आ गया। √n ऐसे आ गया कि ये जो होता है ना वेरिएंस है, ये सिग्मा स्क्वायर ओवर n। लेकिन ये जो है ना, ये वेरिएंस नहीं है, ये डेविएशन है। तो डेविएशन हम करेंगे तो रूट उधर से स्क्वायर हट जाएगा और इधर नीचे वाली चीज पर रूट आ जाएगा। और बाकी चीज उसी तरह की चली है। उसके बाद हमने ना इस पूरी टर्म को, ये जो आई है हमारी, इसको हमने ई कह दिया, ई लेट कर दिया। और हमने ना इसी ई के जरिए से लैम्डा की वैल्यू भी निकाल ली। तो लैम्डा की वैल्यू हमने पुट करी, कि स्टार्ट में फॉर्मूले में यहाँ पे लैम्डा लिखा हुआ था। अच्छा, कुछ बुक्स में या पीडीएफ में कहूँ तो वहाँ पे ना लैम्डा की जगह के लिया हुआ होगा शेबिशेव इनइक्वालिटी में। तो ये सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज है, फॉर्मूला सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि के लिखें या लैम्डा लिखें। तो हमने लैम्डा को सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो हमने वैल्यू निकाली थी लैम्डा की, यहाँ से जो निकाली थी ना ये वाली, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। और आगे चल के ना ये इस तरह की फॉर्म बनेगी, लेकिन हमने इन्फिनिटी अप्लाई करना है n की लिमिट, जिससे वाली टर्म 0 हो जाएगी, और एट द एंड हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो उससे ही हमारी ये वाली डेरिवेशन भी प्रूव हो गई। ये बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, दो
मतलब समझ लो अगर ये एक दोनों सवाल आ जाते हैं तो 8 नंबर के 16 मार्क्स हुए हैं बस अभी। अभी और चीजें देखते हैं इसके बाद। ये तो हो गया, 2 सवाल हो गए हमारे। सही है। तो ये डेरिवेशन इधर जो सॉल्व हुई है ये भी डेरिवेशन ठीक है, लेकिन मैंने जो उससे पहले कराई थी ना वो मैंने थोड़ा अपनी तरीके से करी थी, सिंपलीफाइड फॉर्म में, काफी बड़ी लगेगी देखेगा कोई भी तो 3 पेज पे जा रही हो देख के परेशान हो जाते हैं लोग, तो मैंने अपनी तरीके से 2 पेज पे उसे कर दिया था आसान तरीके से। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 2 है, लिखा हुआ है लेट x इज अ रैंडम वेरिएबल such that e is equal to this and expectation of x square is equal to this. Use the Chebyshev inequality to determine the lower bound for the probability. तो अब शेबीशेव इनइक्वालिटी की ना 2 फॉर्मूले होते हैं, एक अपर बाउंड होता है एक लोअर बाउंड होता है। तो यहाँ पे लोअर बाउंड का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूँ अपर बाउंड की, तो अपर बाउंड का फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो उसमें सिंपल सा फर्क ये आएगा कि ये वाला जो साइन है ना इसका अपोजिट हो जाएगा, ये वाला साइन भी अपोजिट हो जाएगा, और ये -1 और ये माइनस का साइन हट जाएगा। सिंपल, बस इतना सा चेंज आएगा, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अच्छा, अब हमने करना क्या, देखो हमें ना एक्सपेक्टेशन दी हुई है और ये भी दिया हुआ है। तो ये हमें पता है ना वेरिएंस का फॉर्मूला के EX2 माइनस EX का होल स्क्वायर, तो उस तरीके से ना इन दोनों को यूज करते हुए हमने वेरिएंस निकाले हैं। मतलब 13 माइनस 3 का होल स्क्वायर 4 जो आया वो हमारा वेरिएंस है, इसका रूट लगाया तो डेविएशन हमें मिल गया 2। जब हमें डेविएशन मिल गया तो शेबीशेव इनइक्वालिटी का जो तरीका सॉल्व करने का वो ये है कि हमने लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा निकालने के लिए हम करेंगे ये कि ये देखो जैसे लैम्डा थीटा है ना, एक बार इसको पॉजिटिव रखेंगे एक बार नेगेटिव रखेंगे। मतलब ये देखो ये वाली चीज माइनस में इधर आ गई और यही वाली चीज पॉजिटिव में, और बीच में एक्स माइनस म्यू करके हमने लिखा हुआ है। सही है। उसके बाद हमने करा ये कि दोनों साइड ना हमने क्या करा, म्यू ऐड करवाया ताकि हमें ना सेंटर में एक्स मिल जाए। तो देखो अगले स्टेप में यहाँ सेंटर में खाली एक्स आ गया है और उधर फॉर्म आ गई, तो हमें ना म्यू की वैल्यू भी पता है, सिग्मा की वैल्यू भी पता है। ये दोनों वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी ना तो हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिल गई, मतलब -2 और 8। जब अपर और लोअर लिमिट हमें मिल गई तो हमने वो जो फॉर्मूला है हमारा ये वाला, लेमडा माइनस लेमडा थीटा प्लस म्यू इज इक्वल टू -2, मतलब उससे ऊपर वाला स्टेप जो था ये वाला, इसके इक्वेट करके लेमडा की वैल्यू हमने निकाल ली। ये जो चीज है ना इसकी वैल्यू हमारी आई -2, तो हमने -2 और इन दोनों को इक्वेट कराया जिससे हमें लेमडा की वैल्यू मिल गई। लेमडा की वैल्यू हमने निकाल ली और फिर हमारा आंसर ऐसा आएगा कि लेमडा की वैल्यू सिर्फ इधर पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, अगले पेज पे हुआ होगा। तो सिंपल यहाँ पे पुट करा 1 - 1 ओवर लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा की जगह वैल्यू को पुट करी और हमारा लोअर बाउंड आ गया। तो इतना सिंपल सवाल थे। तो हमारे 3 सवाल हो गए अब तक। अब उसके बाद अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगले सवाल में बोला जाए कंप्यूट एन अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट मीन ऑफ अ सैंपल साइज 15 फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन विद पीडीएफ। अभी पीडीएफ दिया गया और तुम्हें पीडीएफ में बोला गया कि ये निकालो, मतलब ये लिमिट्स दी गई है पीडीएफ की। तो हम करेंगे क्या, उसी पीडीएफ को सॉल्व करेंगे मीन निकालने के लिए। तो सबसे पहले उसी पीडीएफ से हम मीन निकालेंगे। जैसे ये पीडीएफ है हमारा, मीन निकालने का तरीका हमें पता है कि हम फंक्शन के साथ एक्स लगा देते हैं और जो मेन लिमिट होती है वो यूज करते हैं, ये वाली 0 और 1, ये वाली लिमिट नहीं यूज करते, ये करते हैं मीन निकालने के लिए। तो हमने मीन निकालने के लिए इंटीग्रेट करा, खाली हमें म्यू मिला, फिर वेरिएंस निकाला हमने। तो वेरिएंस के लिए भी हम इंटीग्रेशन का यूज करके इंटीग्रेशन निकालेंगे। MSSM के अंदर हमने पढ़ा था, ये पिछले साल की चीजें सारी, मीन वेरिएंस इंटीग्रेशन करके जो निकालते थे हम। तो जैसे ही हमें मीन वेरिएंस मिला तो हमारी जो कहानी बन गई वो वही वाली बन गई। मैं बताता हूँ। जैसे इससे ऊपर वाला सवाल देखो, तो इससे ऊपर वाले सवाल में हमें मीन दिया हुआ था और ये सेकंड मोमेंट दिया हुआ था, हमने वेरिएंस और निकाल लिया और उसके बाद शेबिशेव से सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। इसी तरह अगले सवाल में हमें इंटीग्रेशन के जरिए मीन वेरिएंस निकालना और शेबिशेव से सॉल्व कर लेना। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल अच्छा, एक और बात ये कि यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा हुआ है कैलकुलेट एन अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी, यहाँ शेबिशेव नहीं लिखा हुआ। तो अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी जब भी लिखा हुआ है ना तो हमें CLT यूज करना है, CLT सेंट्रल लिमिट थ्योरम।
और शेबी शेफ पे अप्रोक्सीमेट नहीं लिखा था, उस पर डायरेक्ट लिखा होता है कि शेबी शेफ से करो। तो शेबी शेफ और CLT का आंसर आसपास ही आता है। तो शेबी शेफ यहाँ पे हम सिर्फ उस सूरत में यूज कर सकते हैं कि अगर हमें अपने आंसर पे डाउट हो तो हम शेबी शेफ से करके देख लेंगे रफ वर्क में कि हमारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमने करना ये है कि CLT के तरीके में बताता हूँ। CLT बेसिकली Z होता है, Z Z हमने पढ़ा एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा करके हमने करा है ये दोनों साइड पे ना। तो दोनों साइड पे करा तो हमें Z की जो वैल्यू आई ना 1 और -3, ये हमने Z टेबल से निकाली है। Z टेबल से हम वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे 4 सवाल हो गए। अब चौथा अगला ये सवाल है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, मतलब इससे पहले। तो ये वही सेम डेरिवेशन है जो हम कर चुके हैं। उसके बाद आ रहा है लेट वाई एंड डोनेट्स अ रैंडम वेरिएबल विद म्यू एंड वेरिएंस। उसके बाद है प्रूफ कन्वर्ज जो प्रोबेबिलिटी म्यू। कन्वर्जन का ये प्रूफ दिया हुआ है। तो इधर भी शेबी शेफ को यूज किया गया और शेबी शेफ का फॉर्मूला ये है अपर बाउंड वाला। तो अपर बाउंड वाला फॉर्मूला यूज करें। यहाँ पे थीटा की वैल्यू लिखी है जो कि हमें सवाल में गिवन थी, और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का यूज किया गया यहाँ पे, क्योंकि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर में कन्वर्जेंस होती है जो कि हमने इससे ऊपर वाले सवाल में करा था, कन्वर्जेंस वाली डेरिवेशन। तो ये सिमिलर वही चीज़ है। और ये ई की जो वैल्यू है लेट की गई है वही वैल्यू है जो हमने मतलब उस वाली डेरिवेशन में करी थी, सिमिलर है। और फिर लेमडा हमने निकाल लिया। फिर आगे सब्स्टिट्यूशन करी हमने। एट द एंड ना हमने याद रखना है कि आंसर हमारा 0 आना है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर में ना। अगर हम अपर बाउंड वाला यूज करें, अगर हम लोअर बाउंड वाला यूज करें जिसमें -1 करके आता है, तो हमारा आंसर 1 आना होता है। तो ये वाली डेरिवेशन भी हमारी हो गई। उसके बाद लिखा हुआ है कंसीडर रैंडम सैंपल साइज, CDF दिया हुआ है, डिटरमाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हैव अ लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन करके। तो यहाँ पे CDF हमें गिवन है और यहाँ पे हमें ना स्मॉलेस्ट ऑर्डर के लिए काम करना है सबसे पहले। तो स्मॉलेस्ट ऑर्डर का जिस तरह हमारी जो लैब हुई थी उसके अंदर ये लिमिटिंग वाला कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर मैंने पढ़ाया था स्मॉलेस्ट वाला और हाईएस्ट ऑर्डर वाला। तो ये वही चीज़ है कि उसी तरह का फॉर्मूला लगा हुआ है। स्मॉलेस्ट ऑर्डर में हम ये करते हैं और हाईएस्ट वाले में, लार्जेस्ट वाले में सिंपल fx की पावर n कर देते हैं हम। तो ये उसी तरीके की लॉजिक पे अप्लाई होके एट द एंड इधर 1 आ रहा है एक बार, और नीचे हम लाते हैं तो नीचे लार्जेस्ट वाले में वही हो रहा है fx की पावर होल पे n आ रहा है। तो ये डेरिवेशन इसी तरह हमारी हो गई। मतलब सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बस स्टार्टिंग ये याद रखना है कि लार्जेस्ट ऑर्डर हम निकाल लें तो ये लगता है, और लोएस्ट वाले की जो फॉर्म है वो ये वाली फॉर्म आ रही है। तो ये तो अब आगे की मैं बात करूं तो ये जैसे ये दिया हुआ है जेड एन करके ना सवाल में, तो यहाँ पे ना CDF टेक्निक का हम यूज करेंगे। CDF टेक्निक में होता है क्या, जेड लेस देन वाई, और उसके बाद हमने ना ये बताना है कि हम करके इसके लिए लार्जर ऑर्डर के लिए कर रहे हैं, तो लार्जर ऑर्डर मेंशन करा हमने। फिर जो CDF हमें गिवन था वो लिखा। तो उसके बाद अच्छा यहाँ पे मतलब जो लैब है ना, लैब को हमें दोबारा देखना पड़ेगा जो हमने करी हुई है, ताकि उससे हमें ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे हो सकता है कोई मिस्टेक हो, ये काम मेरा है नहीं। तो लेकिन ये आइडेंटिटी ना हमें याद रखनी होगी। आइडेंटिटी यूजफुल थी, लैब के अंदर भी कुछ आइडेंटिटी यूज हुई हुई थी। तो अब आगे देख रहा हूँ मैं। अच्छा इसके बाद ये जो हमारा बीच की जो चीजें थी ना वो खुद मुझे अभी फिलहाल नहीं आ रही, वो देखनी पड़ेंगी। लेकिन ये जो है ना शेबी शेफ की डेरिवेशन हो गई, ये बिल्कुल सिंपल चीज है। इसमें बोला जा रहा है लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस। अभी शेबी शेफ का वही वाला फॉर्मूला लिखा है जो हमने सवालात में यूज किया गया है। अब प्रूफ के लिए हमने ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया। तो बेसिकली ये जो है ना ये एक सिंपल डेरिवेशन है, मतलब ये याद करनी पड़ेगी हमें।
तो मतलब यहाँ पे हमने काफी सवाल कवर करे हैं। तो शेबिशेफ का कर लिया, शेबिशेफ के जो न्यूमेरिकल आएंगे वो कर लिया, और कन्वर्जेंस का कर लिया। लिमिटिंग वाला जो है ना उसके अंदर थोड़ा मसला आ रहा था, मतलब वो देखना पड़ेगा हमें। बाकी ये है कि हम फिर एक और मीटिंग करते हैं, मतलब ये जो करा है इसको पक्का करने के बाद फिर वो उसमें देखते हैं बाकी चीजें। चलो ठीक है। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स वगैरह कराओगे नातिफ? न्यूमेरिकल शेबिशेफ के ही हैं, वो इसमें बता दी ना मैंने, जो मीन वेरिएंस वाले हैं। अच्छा ठीक है, फिर एंड करता हूँ मैं। ठीक है ठीक है।